नमस्कार साथियों। मैं बबीता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखो बेटा, हमने सबसे पहले पार्ट स्टार्ट किया था ब्लड ग्रुप से, और उसके हमने बनाए हैं 2 पार्ट। और फिर मैंने तीसरा पार्ट स्टार्ट किया था ब्लड का, और मैंने थर्ड पार्ट कंप्लीट किया है। आज हम बात करेंगे ब्लड के पार्ट सेकंड की। ठीक है भाई, चलो। देखो बेटा, हमने कल रक्त पढ़ा था, और हमने रक्त के बारे में क्या बात की थी कि भी रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हमने कहा था हीमेटोलॉजी कहलाता है। फिर हमने कहा था कि रक्त की मात्रा होती कितनी है। तो हमने कहा था 5 से 6 लीटर होती है। फिर हमने कहा था अपने बॉडी वेट का कितना परसेंट ब्लड होता है। तो हमने कहा था 60% ब्लड होता है। फिर हमने कहा था भी रक्त क्या है। तो तरल संयोजी ऊतक या बोले फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर हमने बात की थी बेटा कि जो रक्त होता है, रक्त में कौन सी प्रोटीन होती है। तो हम कहेंगे ग्लोबिन होती है। हमने कहा था रक्त में कौन सा वर्णक होता है। तो हिम वर्णक होता है। 2 पॉइंट अपने पास निकल के आए थे कल, एक तो हिम और एक ग्लोबिन। तो हमने कहा था बेटा हिम जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है। तो हम कहेंगे आयरन से होता है। फिर हमने कहा था जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है उसका निर्माण कहाँ से होता है। तो हम कहेंगे यकृत के माध्यम से होता है। फिर हमने कहा था कि रक्त का लाल जो रंग आता है वो किसके कारण आता है। हीमोग्लोबिन के कारण आता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर था। फिर हमने कहा था भी रक्त में क्या क्या पाया जाता है। तो हमने कहा था प्लाज्मा होता है, रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं होती हैं। फिर हमने कहा था वे प्लाज्मा कितने परसेंट होता है। 55% होता है। रक्त कणिकाएं कितने परसेंट होती है। तो हमने कहा था 45% होती है। प्लाज्मा क्या है भाई। तो हमने कहा था एक प्लाज्मा का निर्माण किससे होता है। तो हम कहेंगे भी जल से होता है, प्रोटीन और खनिज लवण से होता है। जल की परसेंट कितनी होती है। तो 90 से 92% होती है। फिर हमने कहा था भी जो प्लाज्मा है वो कैसा विलियन होता है। तो हम कहेंगे क्षारीय होता है। और प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो हम कहेंगे लाइट येलो है, हल्का पीला होता है। फिर प्लाज्मा में प्रोटीन कौन सी थी। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, ये सारी हमने प्रोटीन की बात की थी। फिर हमने कहा था रक्त कणिकाएं कौन कौन सी होती है भाई। आरबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, और डब्ल्यूबीसी होती है। हमने कहा जो आरबीसी होती है वो कितने परसेंट होती है भाई। 99% होती है। प्लेटलेट्स कितने परसेंट होती है। तो हमने कहा था 0.8% होती है। और डब्ल्यूबीसी कितने परसेंट होती है। तो हम कहेंगे 0.2% होती है। फिर हमने कहा था बेटा कि अगर मैं एचबी की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करूं तो क्या बनेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा और प्योर ब्लड होगा। उसका रंग कैसा होगा। तो हम कहेंगे लाल होता है। फिर हमने कहा था कि अगर मैं एचबी की क्रिया किसके साथ करूं, CO2 के साथ करूं तो क्या बनता है। कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है या कार्बो ऑक्सी बनेगा। तो हम कहेंगे इसका रक्त कैसा होगा भाई, काला होता है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। देखो भाई, आज आके बात करते हैं। हमारा चल रहा था आरबीसी, और कल हमने कहा था कि आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है भाई। तो हमने कहा था इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो हमने कहा था अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा मैंने आपको बताया था कि हड्डियों में जो पदार्थ भरा होता है वो क्या कहलाता है भाई, अस्थि मज्जा कहलाती है। अब देखो, इसका रासायनिक नाम हमने कल पढ़ लिया था भाई। फिर हमने इसका निर्माण भी पढ़ा था कल। इसकी मृत्यु भी पढ़ी थी हमने। फिर हमने इसका जीवन काल भी कल पढ़ा था। हमने इसकी संख्या भी पढ़ी थी। हमने केंद्रक की बात भी की थी। हमारा ये हमने कार्य भी, यहाँ तक का पॉइंट अपना क्लियर हो चुका था भाई कल। अब देखो भी आज आने वाले जो पार्ट्स है वो क्या होंगे। एक तो होता है बेटा इसकी कमी से रोग। अगर हमारे शरीर में आरबीसी है और आरबीसी की क्या हो जाए, कमी हो जाए। एक पढ़ेंगे हम अधिकता से रोग। अधिकता से रोग पढ़ेंगे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कमी से रोग, और एक पढ़ेंगे अपन अधिकता से रोग। देखो भाई, कमी से जो रोग होगा उसका नाम है एक तो जॉन्डिस, पीलिया, और एक होता है बेटा एनीमिया। एनीमिया, या हम इसको कहें अरक्तता। एनीमिया या अरक्तता। देखो, एक पॉइंट याद रखना भाई, जो एनीमिया शब्द निकल के आया वो किस किस के कारण हो सकता है। तो हम कहेंगे आयरन की कमी हो जाए तब भी एनीमिया हो सकता है। हम कहेंगे एचबी की अगर कमी हो जाए तब भी हो सकता है। अगर
ग्लोबिन प्रोटीन की कमी हो जाए तब भी हो सकता है। और हम कहेंगे HB यानी कि हीमोग्लोबिन, तब भी हो सकता है। आयरन की कमी से भी एनीमिया हो सकता है भाई। हमने कहा हीमोग्लोबिन की कमी से, भाई सॉरी, हीमोग्लोबिन की कमी से भी हो सकता है और ग्लोबिन की कमी से भी हो सकता है। या बात करें हिम वर्णक, और हिम वर्णक की जब कमी हो जाए तब भी क्या हो सकता है, एनीमिया। तो हमने एनीमिया एक तो बात की भाई आरबीसी की कमी से, दूसरा अपन का एक शब्द और निकल के आएगा, रक्त खून, ब्लड की कमी। अगर हमारे शरीर में ब्लड की कमी होगी तब भी एनीमिया होगा। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तब भी, या ग्लोबिन की कमी होती है तब भी, और हिमवर्णक की कमी हो जाएगी तब भी, और आयरन की कमी हो जाएगी तब भी, हम क्या कह रहे हैं कि एनीमिया होने के चांस होते हैं भाई। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब देखो भाई अधिकता से, तो अधिकता से होता है पॉलीसाइथोमिया, पॉलीसाइथोमिया, चीज याद रखना, पॉलीसाइथोमिया। पॉलीसाइथोमिया बात करें ये कब हो रहा है रोग, तो हम कहेंगे जब आरबीसी हमारे शरीर में ज्यादा हो जाए तब कौन सा रोग होता है, पॉलीसाइथोमा। इसके कारण होगा क्या, तो हम कहते हैं इसमें रक्त गाढ़ा भी हो सकता है, वीकनेस भी आने लग जाएगी, चक्कर भी आने लग जाएंगे, एलर्जी भी उत्पन्न हो सकती है। तो हम कहेंगे कि भाई पॉलीसाइथोमिया किसके कारण होता है, तो हम कहेंगे आरबीसी की अधिकता से होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है भाई। अब देखो, अब कुछ विशेष फैक्ट आएंगे भाई, विशेष फैक्ट की बात करें, कुछ विशेष फैक्ट पढ़ेंगे अपन। देखो विशेष फैक्ट में कौन कौन सी चीजें आएंगी। एक आएगा फैक्ट, ऊंचाई पर जाने से, ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मानो हम हाइट पर जाएंगे तो हमें पता है कि ऑक्सीजन लेवल क्या होगा भाई, कम होगा। और जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो हम कहेंगे आरबीसी की संख्या में क्या होगी भाई, वृद्धि होगी। क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, आरबीसी की संख्या में क्या होगी भाई, वृद्धि होगी। तक पॉइंट क्लियर है भाई। अब देखो पॉइंट नंबर 2, हम कहते हैं सोते समय आरबीसी की आरबीसी संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सोते समय 5% क्या होगी, कमी होगी। अगर कोई व्यक्ति लेट रहा है तो हम कहेंगे आरबीसी की संख्या में 5% की कमी होगी। अगर कोई बंदा ऊंचाई पर जाएगा तो आरबीसी की संख्या में क्या होगी भाई, वृद्धि होगी। अब देखो भाई पॉइंट नंबर 3, यदि आरबीसी को आंसू जल में घोला जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने क्या कहा, यदि आरबीसी को हम आंसू जल में घोल रहे हैं, डिस्टिल वाटर के अंदर, मान ली आरबीसी किस में घुली हुई है, आंसू जल या डिस्टिल वाटर के अंदर घुली हुई है, तो हम कहेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, आरबीसी सिकुड़ कर फट जाएगी। आरबीसी सिकुड़ कर फट जाएगी। क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, आरबीसी सिकुड़ कर फट जाएगी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है भाई। पॉइंट नंबर, सबसे बड़ी
आरबीसी होती है मेंढक की। या बड़ी से बात करें यहाँ पर अपन ये भी यूज कर सकते हैं, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा आरबीसी होती है तो हम कहेंगे मेंढक की। सबसे ज्यादा आरबीसी किसकी होती है तो हम कहेंगे मेंढक की। सबसे छोटी आरबीसी होती है तो यहाँ पर आएगा कस्तूरी हिरण। सबसे छोटी की बात करें तो हम कहेंगे किसकी होती है भाई, कस्तूरी हिरण। और यहाँ ज्यादा या प्लस में याद रखना भाई बड़ी, तो किसकी होती है, मेंढक की। सबसे ज्यादा की भी बात करें या सबसे बड़ी की भी बात करें तो हम कहेंगे मेंढक की होती है। और सबसे छोटी किसकी होती है, कस्तूरी हिरण। या एक पर्सन ये कह दे, स्तनधारियों में, स्तनधारियों में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी आरबीसी होती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है तो हम कहेंगे भाई हाथ, किसकी होती है। देखो भाई, ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो हम कहेंगे बढ़ेगी। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो हम कहेंगे 5% की कमी होगी। यदि आरबीसी को आंसू जल में घोला जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा तो हम कहेंगे आरबीसी सिकुड़ कर फट जाएगी। और सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो किसकी होती है, मेंढक की। सबसे छोटी किसकी होती है तो कस्तूरी हिरण, हिरण की एक प्रजाति है भाई। और स्तनधारियों में सबसे ज्यादा किसकी होती है तो हम कहेंगे हाथी की होती है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है भाई, चलो आगे। अब हमने आरबीसी का फैक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आरबीसी के बाद में अपनी जो सेल्स थी डब्ल्यूबीसी, उसके बारे में बात करेंगे भाई। डब्ल्यू, पूरा नाम क्या है इसका भाई, श्वेत रुधिर कणिकाएं या कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पस। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब देखो का फॉर्मेशन, का निर्माण कहाँ होता है भाई, वही बेटा बोन मेरो, अस्थि मज्जा होता है भाई, अस्थि मज्जा। अगली बात आएगी मृत्यु, तो हम कहेंगे वही प्लीहा या तिल्ली। तीसरा फैक्ट आएगा रासायनिक नाम या कहें केमिकल नेम, को साइट। देखो भाई, हम कल पढ़ रहे थे आरबीसी, तो आरबीसी का पूरा नाम क्या था, लाल रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं। यहाँ सफेद पढ़ रहे हैं तो सफेद आ गया। हमने कल पढ़ा था आरबीसी का निर्माण, तो हम कहेंगे अस्थि मज्जा। यहाँ डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में हो रहा है। हमने कहा था आरबीसी की मृत्यु, तो हमने कहा था प्लीहा के अंदर। यहाँ पर भी बात आ रही है कि मृत्यु कहाँ हो रही है, प्लीहा के अंदर। फिर हमने कहा था आरबीसी का रासायनिक नाम इरिथ्रोसाइट, यहाँ आरबीसी का नाम क्या आ रहा है, ल्यूकोसाइट। अगला है डब्ल्यूबीसी के निर्माण की क्रिया कहलाती है, डब्ल्यूबीसी के निर्माण की क्रिया कहलाती है ल्यूकोपोइसिस। हमने कल आरबीसी के लिए पढ़ा था इरिथ्रोपोइसिस, आज हम डब्ल्यूबीसी के लिए पढ़ रहे हैं ल्यूकोपोइसिस। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, जब भी बात आए संख्या की, तो हमने आरबीसी के लिए पढ़ा था कि लाखों के अंदर होती है, लेकिन जब बात आए डब्ल्यूबीसी की तो हजारों के अंदर होती है। देखो भाई, मेल और फीमेल की बात करें तो मेल में होती है 7,000 से 9,000 औसतन है ये, और इनकी 5,000 से 7,000 तक। ये भी किस वैल्यू में है, औसतन वैल्यू है। अगला फैक्ट आएगा भाई संख्या के बाद में, काम क्या करती है ये,
तो ये हमारे लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करती है। आरबीसी हमारे लिए क्या करी थी? O2 और CO2 का प्रिवेंट करी थी। और डब्ल्यूबीसी क्या करी है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करती है। यहाँ तक क्लियर है भाई? अब देखो केंद्रक, तो हम कहेंगे इसमें केंद्र क्या होता है भाई? उपस्थित होता है। और आरबीसी में केंद्र क्या था? अनुपस्थित था। लेकिन मैंने एक्सेप्शन बताया था आपको कि ऊंट, लामा, जिराफ, इनकी आरबीसी में केंद्र के उपस्थित होता है। लेकिन हम कहेंगे डब्ल्यूबीसी में भी केंद्र क्या होता है भाई? उपस्थित होता है। तो भाई पूरा नाम सफेद निकाय, निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा या तिल्ली में। और रासायनिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। और आपसे कहे डब्ल्यूबीसी के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? ल्यूकोपोसिस। संख्या की जब भी बात करें हजारों के अंदर होती हैं। और आपसे कहे काम क्या करती है? इम्यूनिटी पावर पर कार्य करती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और हम कहेंगे केंद्रक, तो केंद्रक किसके अंदर क्या होता है भाई? उपस्थित होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? चलो भाई देखो आगे। देखो भाई अब आएंगे डब्ल्यूबीसी के प्रकार, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के प्रकार। देखो ये डब्ल्यूबीसी के प्रकार की जब भी बात आए तो हम कहेंगे दो प्रकार होते हैं भाई। कितने प्रकार होते हैं इसके? दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है कणिका में, कणिका में। एक होता है अकणिका, कणिका में ग्रेन्युल्स और नॉन ग्रेन्युल्स। कणिका में की जब भी बात करें तो ग्रेन्युल्स होती है, और अकणिका में की बात करें नॉन ग्रेन्युल्स होता है। देखो भाई कणिका में, कणिका में के अंदर कौन कौन सी सेल्स आती हैं? तो हम कहेंगे न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इसके अंदर आता है बेसोफिल्स, और इसके अंदर आता है इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। और अपन बात करें अकणिका में की, देखो भाई इधर आता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। और इधर आता है मोनोसाइट, मोनोसाइट। देखो भाई हमने क्या कहा? कणिका में कितनी सेल्स आ रही है? तीन, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। और अकणिका में कितनी है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। देखो भाई मैं इनको अल्फाबेट के हिसाब से मेंशन करती हूँ। जैसे मैंने कहा न्यूट्रोफिल्स को मैंने लिखा भाई N, बेसोफिल्स को मैंने लिखा B, और इओसिनोफिल्स को मैंने लिखा E। इधर बात करें लिम्फोसाइट की तो मैंने इसको लिखा L, और इधर मोनोसाइट तो मैंने इसको मेंशन किया भाई M से। देखो इसका क्यों लिखा है मैंने, इसके बारे में आपको इधर बताऊंगी। अब एक पहला पॉइंट अपन बनाते हैं। देखो भाई इधर से मैंने बोला न्यूट्रोफिल्स, एक फैक्ट निकल के आया न्यूट्रोफिल्स। एक फैक्ट की बात करें लिम्फोसाइट, एक फैक्ट निकल के आएगा इधर मोनोसाइट। ध्यान से देख, जब भी बात आए न्यूट्रोफिल्स की, जब भी बात आए लिम्फोसाइट की, और जब भी बात आए मोनोसाइट की, देखो भी मैं आपको एक दो फैक्ट यहाँ क्लियर करती हूँ लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पर। अगर किसी भी बंदे के अंदर लिम्फोसाइट की क्या हो जाए? कमी हो जाए, लिम्फोसाइट सेल्स की क्या हो जाए भाई? कमी हो जाए। अगर किसी भी बंदे के अंदर मोनोसाइट की क्या हो जाए? अधिकता हो जाए। क्या कहा मैंने? कि अगर कोई बंदा है उसको लिम्फोसाइट की क्या हो गई है? कमी हो गई है, और मैंने कहा इधर मोनोसाइट की क्या हो गई है? अधिकता हो गई है।
तो अगर किसी बंदे के अंदर लिम्फोसाइट की कमी हो रही है तो हम कहेंगे उसमें कौन सा रोग बनेगा भाई? एड्स बनेगा। अगर किसी बंदे के अंदर मोनोसाइट की अधिकता हो रही है तो हम क्या कहेंगे भाई, क्या बनेगा? तो हम कहेंगे ब्लड कैंसर बनेगा, ब्लड कैंसर बनेगा। क्या बोला मैंने? लिम्फोसाइट की अगर कमी है तो हम कहेंगे एड्स होगा, और मोनोसाइट की अगर अधिकता है तो हम कहेंगे क्या होगा भी? ब्लड कैंसर होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? देखो जैसे हमने पढ़ा था आरबीसी की कमी से पीलिया होता है और अधिकता से पॉलीसाइथोमिया होता है, उसी प्रकार अपने दो पॉइंट निकल के आएंगे कि अगर डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होगा भाई? डब्ल्यूबीसी की कमी होगी तो हम कहेंगे एड्स होगा। और अगर डब्ल्यूबीसी की अधिकता की बात करें तो भाई अधिकता से क्या होगा? तो हम कहेंगे भाई ब्लड कैंसर होगा। तक पॉइंट क्लियर है? और ये हमने देख लिया अभी लिम्फोसाइट की कमी से एड्स है और मोनोसाइट की अधिकता से ब्लड कैंसर है, लेकिन ये पार्ट्स किसके हैं? डब्ल्यूबीसी के हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो भाई, अब देख, हम बनाएंगे पहला पॉइंट, आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यू। क्वेश्चन अपना बनेगा, आकार में सबसे छोटी डब्ल्यू। हेड पॉइंट बनेगा, संख्या में से ज्यादा। फिर बनेगा संख्या में सबसे कम। चार पॉइंट क्लियर किए भाई। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी पूछे, आकार में सबसे छोटी पूछे, संख्या में सबसे ज्यादा पूछे, संख्या में सबसे कम पूछे। देखो मैंने अल्फाबेट के हिसाब से मेंशन किया है, तो आप अल्फाबेट के हिसाब से क्रम लगाओ भाई। संख्या में सबसे ज्यादा कौन है? एन। एन कितने नंबर पे आएगा? 14 नंबर पे। तो मैंने क्या किया भाई, संख्या में सबसे ज्यादा कौन सी हो गई? न्यूट्रोफिल्स। संख्या में सबसे ज्यादा कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स। और यहाँ पर देखो मैंने अल्फाबेट के हिसाब से मेंशन किया है, तो सबसे कम कौन सा है? बी। तो बी 2 नंबर पे आता है, तो संख्या में सबसे कम कौन सा है? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स। फिर देखो भाई, आकार में सबसे बड़ी, उसके बाद में जब अपन ने एन और बी लिख दिया उसके बाद में बड़ा मार्क कौन सा है? तो हम कहेंगे एम। तो आकार में सबसे बड़ी कौन सी है भाई? मोनोसाइट। आकार में सबसे बड़ी कौन सी है? मोनोसाइट। फिर देखो भी आकार में सबसे छोटी, तो हम कहेंगे आकार में सबसे छोटी कौन सी है? एल वाली, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। एक पॉइंट हमने ये भी क्लियर किया है कि आकार पर काम कौन सी कर रही है? तो आकार पर तो अपने ये दो ही कर रही है काम भाई, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो हम कहेंगे आकार में सबसे बड़ी कौन सी है? एम नंबर बड़ा है तो मोनोसाइट। आकार में सबसे छोटी कौन सी है? एल छोटा है इससे, तो हम कहेंगे लिम्फोसाइट। संख्या में सबसे ज्यादा कौन सी है? उधर देखो भाई, न्यूट्रोफिल्स। संख्या में सबसे कम कौन सी है? तो हम कहेंगे देखो बेसोफिल्स। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो चुके हैं? अब देखो क्वेश्चन आते हैं। इधर से अपन और क्वेश्चंस बनाएंगे। ये कहेगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाने में सहायक, एंटीबॉडी बनाने में सहायक। तो हम कहेंगे एंटीबॉडी बनाने में कौन सी सहायक होती है? लिम्फोसाइट। हम एंटीबॉडी पर कौन सी सेल्स काम करती है? तो हम कहेंगे भाई लिम्फोसाइट करती है। एंटीबॉडी पर कौन काम करेगी? लिम्फोसाइट। यानी कि इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करने का काम कौन करेगी? लिम्फोसाइट करेगी। अब हम सेकंड, हम कहेंगे एलर्जी पर संतुलन कौन बनाता है भाई? एलर्जी पर संतुलन बनाने का कार्य। देखो भाई, एलर्जी भी दो तरीके की हुआ है, नो ना कि भाई काम वाली एलर्जी। यहाँ काम वाली एलर्जी नहीं है, रियल वाली एलर्जी की बात हो रही है। देखो भाई, रियल वाली एलर्जी मतलब
कि एलर्जी पर संतुलन बनाने का काम कौन करेगा? तो हम कहेंगे भाई एलर्जी पर संतुलन बनाने का काम बेसोफिल्स, प्लस में इयोसिनोफिल्स करेंगी। इनोफिल्स करती है। तक समझ में आया? हमने क्या पढ़ा भाई? डब्ल्यूबीसी के दो प्रकार हैं, एक है कणिका में, एक होता है अकणिका में। कणिका में की जब भी बात आएगी तो तीन होती है भाई, न्यूट्रोफिल्स होती है, बेसोफिल्स होती है और इयोसिनोफिल्स होती है। अकणिका में कौन सी होती है? तो हम कहेंगे मोनोसाइट होती है और लिम्फोसाइट होती है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर था? फिर मैंने क्या किया था बेटा, इनको अल्फाबेट के हिसाब से मेंशन किया था, एन, इसको बी, इसको ई, इसको एल और एम। फिर मैंने यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो हम कहेंगे आकार में सबसे बड़ी मोनोसाइट है भाई। आकार में सबसे छोटी कौन सी है? लिम्फोसाइट है। फिर मैंने कहा संख्या में ज्यादा कौन सी है? तो देखो मैंने कहा था कि संख्या में ज्यादा अपने को एन लग रहा है, तो न्यूट्रोफिल्स। फिर हमने कहा संख्या में सबसे कम कौन सा है? देखो इधर देखेंगे तो संख्या में सबसे कम कौन लग रहा है? बी लग रहा है, तो मैंने कहा बेसोफिल्स। अगला पार्ट आया, एंटीबॉडी पर काम कौन सी सेल्स करती हैं? तो हम कहेंगे भाई लिम्फोसाइट करती है। फिर मैंने कहा बेटा एलर्जी पर संतुलन बनाने का काम कौन करेंगी? तो बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स करेंगी। फिर आता है, मैंने कहा था एक होती है लिम्फोसाइट और एक होती है मोनोसाइट। अगर हमारे शरीर में लिम्फोसाइट की कमी हो जाएगी तो हम कहेंगे कौन सा रोग उत्पन्न होगा? एड्स होगा भी। अगर हमारे शरीर में मोनोसाइट की अधिकता हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? तो हम कहेंगे ब्लड कैंसर। देखो एक पर्सन निकल के आता है कि भक्षाणु अपन किसको कहते हैं? भक्षाणुओं पर काम कौन करती है, यानी कि रोगों को मारने का काम कौन करती है? भक्षाणु, रोगों को मारने का काम। तो हम कहेंगे ये जो बची है न्यूट्रोफिल्स है, ये भक्षाणुओं पर काम करेगी। इस पर काम करती है भाई न्यूट्रोफिल्स, तो भक्षाणु कहे। और अपन कहेंगे एंटीबॉडी बनाने में सहायक है, तो ये भी क्या कर रही है? भक्षाणुओं पर ही काम कर रही है। तो जीवाणुओं को मारने का काम कौन करेगी? ये क्या करेगी भाई? जीवाणुओं को नष्ट करती है। क्या करती है ये? जीवाणुओं को नष्ट। तो जो जीवाणुओं को नष्ट करेगी वो क्या कहलाएगी भाई? भक्षाणु। क्या कहलाएगी? भक्षाणु। तो यानी कि जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है? तो हम कहेंगे न्यूट्रोफिल्स करती है। इसी कारण अब उसको क्या कह रहे हैं? भक्षाणु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भक्षाणु, यानी कि भक्षण करने वाले। किसका भक्षण कर रहे हैं? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का। यहाँ तक सबका पॉइंट क्लियर है भाई? अगर कोई भी परेशानी हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है भाई? अब देखो, अब एक फैक्ट आता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो हम कहेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो पूछा जाता है, तो हम कहेंगे 600 अनुपात 1। कितना होता भाई? 600 अनुपात 1। कभी भी ये इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछेगा। वो प्रश्न कैसे पूछेगा कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी की तुलना में होती है कम या ज्यादा? तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी की तुलना में क्या है? ज्यादा है। या यूं पूछेगा डब्ल्यूबीसी आरबीसी की तुलना में होती है, तो हम कहेंगे डब्ल्यूबीसी आरबीसी की तुलना में क्या होती है? कम होती है। हम कहेंगे जो देखो भी अभी कुछ टाइम पहले सीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी प्रश्न पूछा गया था ये कम और ज्यादा वाला सिक्वेंस, तो सीधा वैल्यू ना दे करके कम और ज्यादा के फॉर्म में वो पूछता है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो अगला, देखो आपसे ही बेटा यहाँ पर प्रश्न बन जाए कि शरीर की प्रथम सैनिक किसको कहेंगे? शरीर का प्रथम सैनिक किसको कहेंगे? तो शरीर का प्रथम सैनिक कौन होता है भाई? शरीर का प्रथम सैनिक मारने का काम कौन कर रहा है? तो हम कहेंगे यहाँ पर डब्ल्यूबीसी कर रही है, क्योंकि रोगों से लड़ने का काम उसी का है। तो शरीर का प्रथम सैनिक किसको कहते हैं? अपन डब्ल्यूबीसी को कहेंगे। लेकिन अपनी नजर में तो अपने यहाँ क्या आया कि डब्ल्यूबीसी, लेकिन मैं आपको बताऊं शरीर का प्रथम सैनिक डब्ल्यूबीसी नहीं होता है, शरीर का प्रथम सैनिक थाइमस होता है। क्योंकि जो काम अब डब्ल्यूबीसी करती है वही काम पहले कौन करता है? थाइमस करता है। तो हम क्या कहते हैं कि डब्ल्यूबीसी होता है, सॉरी थाइमस होता है शरीर का प्रथम सैनिक, उसके बाद में आता है अपने डब्ल्यूबीसी। क्योंकि जो काम डब्ल्यूबीसी अब कर रहा है वो काम पहले कौन कर चुका होता है? थाइमस ग्रंथि कर चुकी होती है। अच्छा आपसे कहें भाई कि ऐसी कौन सी कोशिका है, आपसे प्रश्न बना ले, जो ऐसी कौन सी कोशिका है जो घुमक्कड़ जाति वाली होती है? तो हम कहेंगे घुमक्कड़ जाति वाली कोशिका भी कौन सी होती है भाई? डब्ल्यूबीसी होती है। तो यहाँ तक देखो शरीर का प्रथम सैनिक
पूछे तो हम कहते हैं थाइमस भी होती है। अगर थाइमस ऑप्शन में नहीं है तो हम उस फिर क्या करेंगे भाई, WBC करेंगे। और घुमक्कड़ जाति वाली कौन सी होती है, तो हम कहेंगे WBC होती है। और बक्षाणु कोशिकाएं कौन सी होती है, तब भी हम क्या कहेंगे, WBC होती है। एक चीज और बात है, हम थोड़ी देर पहले लिम्फोसाइट पढ़ के गए थे बेटा, कि लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट की दो बातें और करते हैं कि लिम्फोसाइट भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है T3 फॉर्म में, एक होती है T4 फॉर्म में। याद रखना भाई, T3 फॉर्म में होती है और एक क्या होती है, T4 फॉर्म में होती है। तो हमने कहा था ना कि लिम्फोसाइट की अगर कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, एड्स होगा। लेकिन वो किसकी कमी से, T4 की कमी से। किसकी कमी से, T4 की कमी। हम कहेंगे पार्ट पूछ ले भाई T3 या T4, तो हम कहेंगे T4 की कमी से अपन कहेंगे कौन सा रोग होता है, एड्स होता है। देखो बेटा, एक चीज याद रखना, हमने कहा एड्स, एड्स में होता क्या है, हमने दो शब्द निकल गए एड्स। एड्स में क्या होता है, मान लो मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ और मेरे क्या हो गया, खांसी जुकाम बुखार हो गया मान लो, तो हम कहेंगे कि मेरी अगर 5-10 दिन में ठीक हो जाएगी, तो हम कहेंगे जो एड्स रोगी है उसकी ठीक तो होगी, लेकिन उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। क्योंकि एड्स रोगी के अंदर इम्यूनिटी पावर क्या है, कमजोर है। हमने कहा WBC क्या है, उसकी कमजोर है, यानी कि एंटीबॉडी भी क्या हो गई, बहुत ज्यादा, मतलब मान लो ना के बराबर ही है। तो हम कहेंगे उसमें ठीक तो होगा, लेकिन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि WBC की कमी से एड्स होता है। हमने RBC क्लियर किया, हमने WBC। देखो भी, RBC का रासायनिक नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। WBC का रासायनिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। RBC का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। WBC का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा। RBC की मृत्यु कहाँ होती है, तो हम कहेंगे प्लीहा के अंदर। और WBC की मृत्यु भी कहाँ होती है, प्लीहा के अंदर। एक पॉइंट निकल के आता है बेटा, RBC का कब्रिस्तान कहते वो, कि RBC का कब्रिस्तान बताओ, RBC का कब्रिस्तान। तब भी आपसे पूछे RBC का डेथ प्लेस या कब्रिस्तान, तो हम किसको नाम देंगे, प्लीहा को नाम देंगे। किसको नाम देंगे, प्लीहा को। ये कह रहा है कि RBC की मृत्यु कहाँ होती है, तो हमने पढ़ा था कि मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा के अंदर। तो मैंने एक नया पर्सन बना दिया कि RBC का कब्रिस्तान किसको कहेंगे, प्लीहा को कहेंगे। लेकिन एक चीज और देखना भी, यहाँ वो क्वेश्चन घुमा दे, वो ये कहते एक शब्द लिख ले, एम्ब्रियो, कि भ्रूण का निर्माण, भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है, उल्टा हो जाता है, विपरीत होगा। भ्रूण के निर्माण की जब भी बात आएगी तो भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है, प्लीहा के अंदर होता है। और दूसरा क्रॉस क्वेश्चन कर दे कि भ्रूण की मृत्यु कहाँ होती है, तो अपन कहेंगे अस्थि मज्जा। हम क्या पढ़ रहे थे कि RBC का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन यहाँ एक शब्द क्या दे दिया इसने, एम्ब्रियो शब्द काम में लिया भी। जब एम्ब्रियो की बात हो जाए तो कंडीशन विपरीत हो जाती है। तो भ्रूण का निर्माण कहाँ हो जाएगा उस समय, प्लीहा में। और भ्रूण की मृत्यु कहाँ हो जाएगी, तो हम कहेंगे भाई अस्थि मज्जा में होती है। और हमने ये भी बात कर ली कि RBC का कब्रिस्तान अपन किसको कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं, क्योंकि मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा के अंदर। अगली बात आती है भी RBC की संख्या, तो हम कहेंगे बेटा RBC की संख्या लाखों के अंदर होती है और WBC की संख्या हजारों के अंदर होती है। जब भी बात करें हम RBC का जीवन काल, तो 120 दिन होता है। WBC का जीवन काल मैंने लिखवाया नहीं है आपको, हालांकि 2 से 5 दिन मानते हैं या 3 से 5 दिन मानते हैं, कभी ना तो एग्जाम में आया और ना कभी आएगा, तो मैंने WBC का आपको लिखवाया ही नहीं है। अगली बात तो मैंने आपसे की थी कि भाई केंद्रक, तो RBC में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन WBC में केंद्रक क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक चीज और आई थी बेटा, लिम्फोसाइट आई और एक आई अपने पास मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और एक आई अपने पास मोनोसाइट। हम कहेंगे, बात करें ना कि WBC के अंदर केंद्रक उपस्थित है, तो लिम्फोसाइट में किस प्रकार का केंद्रक होता है, मोनोसाइट में किस प्रकार का केंद्रक होता है। तो बात करें लिम्फोसाइट में एस प्रकार का, लिम्फोसाइट में किस प्रकार का केंद्रक होता है, तो हम कहेंगे एस टाइप का क्या होता है, लिम्फोसाइट के अंदर केंद्रक होता है। टाइप का होता है, एस टाइप का क्या होता है भाई, केंद्रक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कहा था कि RBC की कमी से कौन सा होता है, पीलिया होता है। अभी हमने बात की WBC की कमी से कौन सा होता है, एड्स होता है। RBC की अधिकता से कौन सा होता है, पोलीसाइटोमिया। और हमने अभी बात की कि WBC की अधिकता से कौन सा होता है, ब्लड कैंसर होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर था।
फिर हमने एक बात की थी भी, अगर ऊंचाई पर जाएंगे तो आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम कहेंगे आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा भी, बढ़ेगी। लेकिन सोते समय कितने परसेंट कम होगी, तो 5% कम हो जाती है। अगर उसको आंसू जल में घोलेंगे तो क्या होगा भाई, सिकुड़ेगी, और सिकुड़ कर क्या हो जाएगी, फट जाती है। एक चीज याद रखना भी, मान लो कई बार क्या होता है कि मान लो सांप ने डस लिया, हम क्या कहते हैं, सांप ने डस लिया, और एक होता है जैसे मच्छर ने काट लिया। तो जब वो सिकुड़ने वाली बात आती है ना, वो कंडीशन भी होती है, लेकिन वो प्लेटलेट्स वो क्या करती है उस समय, प्लेटलेट्स को खत्म करती है। यानी कि सांप ने डस लिया तो वो कंडीशन कहाँ पर लागू होती है, प्लेटलेट्स पर। या किसी मच्छर ने डंक मारा तो वो कंडीशन कहाँ चली जाती है, प्लेटलेट्स पर। वहां काम डब्ल्यूबीसी का नहीं होगा। अगली बात आती है कि डब्ल्यूबीसी काम क्या करती है, तो हमने कहा था रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। उसी प्रकार आरबीसी क्या करती है, तो हम कहेंगे आरबीसी का जो काम था वो O2 और CO2 का परिवहन करना था भाई। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब देखो भाई अपना तीसरा पार्ट आएगा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, तीसरा पार्ट अपना कौन सा आएगा, प्लेटलेट्स। देखो भाई हम प्लेटलेट्स के बारे में मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन अपन लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लेटलेट्स की जब भी बात आएगी कि भाई इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो हम कहेंगे इरिथ्रोसाइट आरबीसी का पढ़ा था, ल्यूकोसाइट हमने डब्ल्यूबीसी का पढ़ा था। इसी प्रकार इसका नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। हमने कहा था आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, डब्ल्यूबीसी का अस्थि मज्जा में होता है। उसी प्रकार प्लेटलेट्स का निर्माण भी कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। जैसे हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की मृत्यु प्लीहा में पढ़ी थी, उसी प्रकार इसकी मृत्यु भी कहाँ होती है, प्लीहा के अंदर। हमने कहा था आरबीसी O2 CO2 का प्रिवेंट करती है, डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। उसी प्रकार प्लेटलेट्स क्या काम करती है, तो हम कहेंगे रक्का थक्का। मान लो किसी को चोट लग गई, तो हम कहेंगे खून का जो निकलना होता है उसको रोकने का काम कौन करता है, तो हम कहेंगे प्लेटलेट्स करती है। तो रक्त का जो जमाने का काम है, या बोले रक्त को जमाने का काम कौन करता है, तो प्लेटलेट्स करती है। और इसको हम साइंस की भाषा में क्या कर देते हैं, ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करता है, तो प्लेटलेट्स करती है। एक चीज बताऊं भाई, जब एक शब्द निकल के आता है ना, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, तो इन पर कौन कौन काम करता है, जस्ट देखना। इधर तो हो गई प्लेटलेट्स, इधर हो गया विटामिन के, इधर हो गया फाइब्रिनोजन प्रोटीन। इन तीनों का काम क्या है भाई, रक्का थक्का बनाना। जो काम प्लेटलेट्स कर रही है वही काम विटामिन के करती है, जो काम विटामिन के कर रहा है वही फाइब्रिनोजन प्रोटीन करती है। तो ये सभी मिलकर के क्या करती है, रक्का थक्का बनाने का काम करती है। लेकिन सेल्स की फॉर्म में तो हम कहेंगे प्लेटलेट्स, और विटामिन की फॉर्म में विटामिन के, प्रोटीन की फॉर्म में तो अपन कहेंगे फाइब्रिनोजन करती है। तो वही मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देती हूँ। हमने आज रक्त का 4 नंबर वाला पार्ट पढ़ा है। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और